नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में सामाजिक समझौतावादी विचारक हॉब्स पर चर्चा करेंगे। सामाजिक समझौता जो सिद्धांत था, उसके प्रमुख प्रतिपादकों में हॉब्स, लॉक और रूसो विशेषतः जाने जाते हैं पाश्चात्य चिंतन के इतिहास में। हॉब्स का नाम जो है प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावली, रूसो जैसे दार्शनिकों की प्रथम पंक्ति में ही लिया जाता है। अर्थात इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत के संदर्भ में अपनी एक क्रमबद्ध और स्पष्ट विवेचन करके सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन जो परंपरा है, उसको विधिवत रूप से जन्म हॉब्स के द्वारा ही दिया गया था। हॉब्स कुछ समझौतावादी विचारकों के समकक्ष ही अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए सामाजिक समझौता सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हॉब्स ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, उनको लेखन किया। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उसके डी कॉर्पोरेट, लेवियाथन, एलिमेंट्स ऑफ लॉ और डी होमिनी थे। लेवियाथन जो उसका ग्रंथ था, उसमें उसके राजनीतिक विचार का सर्वोत्तम परिचय देखने को मिलता है। हॉब्स की ये जो कृति है, वो सामान्यतः 4 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में उसने प्राकृतिक अवस्था, दूसरे में राज्य की उत्पत्ति, तीसरे में चर्च और राज्य के संबंध और चौथे भाग में कैथोलिक चर्च के आलोच्य पक्षों का विवरण किया है। हॉब्स ने अपने लेवियाथन में सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अपने विचारों को स्पष्ट किया है। हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति है, वह वैज्ञानिक भौतिकवाद के नाम से जानी जाती है। हॉब्स ने भौतिकवादी दृष्टिकोण, जो पूर्णतः तार्किक और बुद्धिवादी दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यहाँ तक कि उसके जो पद्धति है, उसके आधार पर ही उसको गैलीलियो के युग में हॉब्स को राजनीति का गैलीलियो भी कहा गया है। हॉब्स ने वैज्ञानिक और भौतिकवाद दोनों ही पद्धतियों का सम्मिश्रण करते हुए अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है व्याख्या, कार्य कारण संबंध, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति, जो हम हॉब्स के विचारों में देखते हैं। सबसे पहले हॉब्स जो है मानव स्वभाव और उसके चरित्र का अध्ययन करता है, फिर उसकी भावना, इच्छा, विचारों का विश्लेषण करता है और तब वह इस परिणाम पर आता है कि इस प्रकार के प्राणी के साथ व्यवहार करने तथा उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। इन सब चीज़ों का क्रमबद्ध अध्ययन हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत किया है। इस प्रकार हॉब्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति के माध्यम से अपने विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया। अब हम बात करते हैं हॉब्स की संप्रभुता की। हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के समकक्षी अपने संप्रभुता सिद्धांत को भी स्पष्ट किया। हॉब्स का प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत उसके सामाजिक समझौते सिद्धांत से ही प्रभावित था। हॉब्स ने तो स्वयं ने लिखा है कि व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द है। अगर वास्तव में इनका पालन कराना है तो व्यक्ति पर दबाव बनाया जाना चाहिए। हॉब्स ने अपने समझौते से स्थापित संप्रभु सर्वोच्च संता संपन्न और निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। उसे जनता के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार प्राप्त है और जनता को किसी भी प्रकार से उसे चुनौती देने या उसका विरोध करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। हॉब्स कहता है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है,
चाहे वे आदेश ईश्वरीय हो और प्राकृतिक नियम के विरुद्ध ही क्यों न हो। अर्थात येन केन प्रकारेण अंततः जनता को उसके उद्देश्यों का, उसके आदेशों का पालन करना ही होगा। हॉब्स के अनुसार संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का अधिकार भी है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित रहते हैं। हॉब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोध करता है जो संप्रभु की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करती है। इस हेतु वह शक्ति के पृथक्करण और मिश्रित शासन व्यवस्था का भी विरोध करता है। हॉब्स की संप्रभुता के संदर्भ में सेबाइन ने लिखा है कि हॉब्स ने संप्रभुता को उन अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जिन्हें बोधा ने आवश्यक रूप से बनाए रखा था। हॉब्स ने संप्रभु के कुछ कार्य भी बताए हैं, जैसे वह जनता के विचारों और सिद्धांतों का नियंत्रण करे, उसे जनता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है, वह चाहे तो इच्छानुसार उसकी संपत्ति को छीन सकता है, उसे अपने प्रजाजनों के विवादों के संदर्भ में निर्णय करने का अंतिम अधिकार प्राप्त होगा, उसे अन्य देशों से युद्ध छेड़ने और संधि करने का तथा अपनी नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रजाजन के संपूर्ण साधनों पर पूर्ण नियंत्रण करने का अधिकार भी प्राप्त होगा। संप्रभु शासन समस्त प्रकार की सत्ता का मूल स्रोत है। हॉब्स का संप्रभुता का विचार बोधा से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हॉब्स ने अपने संप्रभु को पूर्णतः निरंकुश बना दिया है। मानवीय जीवन का ऐसा कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिस पर हॉब्स का संप्रभु नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। इस कारण हॉब्स की प्रभुसत्ता की धारणा असीमित प्रभुसत्ता की धारणा है, जो निरंकुशता और अविभाज्यता को बढ़ाती है, और यही उसकी प्रमुख विशेषता है। यद्यपि उसका स्वरूप कानूनी है, राज्य के समस्त शासन संचालन में संप्रभु सर्वोच्च है। वही विधि निर्माता है, विधि को लागू करने वाला है, वही मुख्य न्यायाधिपति है। हॉब्स शक्ति के पृथक्करण में विश्वास नहीं करता। उसका संप्रभु जो है धरती पर ईश्वर की तरह पूर्णतः शक्तिशाली है। वह समस्त प्रकार की सत्ता का मूल स्रोत है। उसे नागरिकों के जीवन को नियंत्रित करने का पूर्णतः अधिकार है। वह सैनिक और असैनिक शक्तियों का एकमात्र अधिष्ठाता है। राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक वर्ग उसके नियंत्रण में ही कार्य करता है। वह अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है, बल्कि समस्त जनता अपने प्रत्येक कार्य के लिए संप्रभु के प्रति उत्तरदायी है। वह चाहे तो प्रशासनिक वर्ग की नियुक्ति कर उसे अपने पद से भी हटा सकता है। राज्य के द्वारा जितने भी सम्मान और सम्मान उपाधियाँ दी जाती है, वो उसी के द्वारा दी जाती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स के संप्रभु के राज्य में व्यक्तियों को न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार है और ना ही उसमें उसने ऐसी कोई व्यवस्था की है। संप्रभु के आदेशों का पालन करने के अतिरिक्त नागरिकों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। संक्षेप में, हॉब्स का संप्रभु शासन और प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च और निरंकुश है, और राज्य सत्ता का प्रयोग करके वह नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए पूर्णतः बाध्य कर सकता है। हॉब्स की संप्रभुता के संदर्भ में वेपर की ये उक्ति बिल्कुल ठीक प्रतीत होती है कि हॉब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है।